इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था एल्कली मेटल्स के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम कर लेते हैं। और उसके अलावा हमने बहुत कुछ जान लिया था, उसकी सारी बातें हमने ख़त्म कर ली थी करके। अब हम बात करने वाले हैं एल्कली अर्थ मेटल की। एल्कली इसलिए क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और अर्थ इसलिए क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। देखिए पीरियडिक टेबल में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ग्रुप 2 एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इन्हीं सबको बोलते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। अब इसके अंदर जो है बेरिलियम को अगर आप हटा दें तो बाकी सबको आप बोल देंगे एल्कली अर्थ मेटल। अब आप सोचेंगे बेरिलियम को क्यों नहीं भाई? बेरिलियम को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो है ना बाकी सब जैसे पूरा ग्रुप जैसे बिहेव करता है ना, बेरिलियम एग्जैक्टली वैसे बिहेव नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है। जबकि बाकी सारे जो है इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सब जो है ना एक डायगोनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं अपने पहले वाले ग्रुप के साथ। ये रहा देखिए अल्कली मेटल के साथ जो है लिथियम और मैग्नीशियम काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, काफ़ी सेम तरह की प्रॉपर्टी दिखेगी आपको। वैसे कैल्शियम और सोडियम के साथ होगा, पोटेशियम स्ट्रॉन्शियम के साथ होगा, इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा। तो इसीलिए इसको अलग रखा गया है बेरिलियम को। बाकी आप ग्रुप 2 का हिस्सा इसे बोलेंगे। अब सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लास्ट वाले शेल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे इससे पहले वाले ग्रुप जो एल्कली मेटल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता था, यहाँ पे 2 मिलेंगे आपको, और दोनों एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे। देखिए यहाँ पे ये 2s2 के अंदर है बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम में 3s2, यहाँ पे 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ठीक है। अब अटोमिक कहें या आयनिक रेडियाई बोलें तो इसमें आप देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब चीज़ बढ़ जाती हैं। मतलब हर बार एक शेल ऐड हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है उसके अंदर, तो इसका अटोमिक साइज भी बढ़ता चला आता है डाउन द ग्रुप। ऐसा सभी के साथ होता है, हर ग्रुप के साथ होता है ये आपके पीरियडिक टेबल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिलियम सबसे छोटा है, मैग्नीशियम उससे बड़ा, कैल्शियम उससे बड़ा, स्ट्रॉन्शियम उससे बड़ा, और बेरियम उससे भी बड़ा। और रेडियम के बारे में हम खास ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ये। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टेबल दे रखी है, यहाँ पर आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑकरेंस वगैरह सब कुछ एक जगह पे सजा के दे दिया है। इससे आपको अच्छी तरीके से इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस देखिए, एटॉमिक नंबर देखिए, इसका 4 है, इसका 12, 20, 38 ऐसे बढ़ता चले आ रहा है, बढ़ना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने अभी आपको बताया, सबके लास्ट वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देखें तो मतलब उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो छोटा जो है आपका जो होगा एलिमेंट या कहें तो एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, जबकि बड़े बड़े जो एटम होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से घट जाती है। देख ही सकते हैं यहाँ पे इसका लगभग 900 के करीब है, इसका 700 कुछ है, इसका 500 कुछ है, इसका 550 ही है। ये सब कम होता चले आ रहा है डाउन द ग्रुप। अब ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे सेकंड इसलिए क्योंकि पहला वाला जब आप निकाल लेते हैं तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसमें भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपको कम ही दिखेगी डाउन द ग्रुप में जाते हुए। फिर अब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन देखिए, हाइड्रेशन आज शायद आपको पहले से पता हो। हाइड्रेशन बोलते हैं कि किसी एटम को जब आसपास से पानी के मॉलिक्यूल घेर लें, उसे घेर कर चिपक जाए उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं कि उसका हाइड्रेशन हो गया है। ऐसा जब होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एलिमेंट और अपने अंदर से एनर्जी छोड़ता है बहुत सारी। तो उस एंथैल्पी को जो उसने निकाला, मतलब एनर्जी जो निकाला, मतलब एनर्जी का जो चेंज आया, उसी को बोल देते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी ड्यू टू हाइड्रेशन। तो किसका ज़्यादा होता है? बोलते हैं कि जो छोटे एलिमेंट है जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनमें अच्छे तरीके से हाइड्रेशन होता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बहुत एनर्जी छोड़ेंगे। जबकि बड़े बड़े जो एटम होंगे जैसे स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये नहीं करेंगे इतना ज़्यादा स्टेबल अपने आप को। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में माइनस में अच्छा खासा नंबर है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी छोड़ रहे हैं, सिस्टम के अंदर से एनर्जी जाएगी तो माइनस में आएगा ना यहाँ पे एंथैल्पी, तो अच्छा खासा नंबर है। फिर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो घटता चला आएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर ये रहा देखिए मेटेलिक रेडियस और ये सारी चीज़ें, रेडियस ही एक तरह का सब कुछ डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें कोई ख़ास तरह का हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। शुरू में ज़्यादा है तो थोड़ा फिर कम हो जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है। वैसे आमतौर पर हमें एक लीनियर जो है रिलेशन देखने को मिलता है कि ऐसे सीधे सीधे चलते जा रहा है, या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। पर कई बार ऐसा कुछ नहीं होता है ना, कई बार हम सोचते हैं जिस तरीके की चीज़ कि ऐसा होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही होती। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। अब देखिए डेंसिटी की बात करें तो शुरू में थोड़ी ठीक ठाक है, फिर थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद अचानक से बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है।
ये शायद इसलिए हो रहा होगा, आप ज़रा सोचिएगा, क्योंकि जब एक बार साइज़ काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रखना शुरू कर देगा, पास ले आएगा उसको। जिस हिसाब से साइज़ बढ़ना चाहिए था एटम का, उस हिसाब से वो नहीं बढ़ पाएगा साइज़ उसका। तो इसकी वजह से क्या होगा कि छोटे से एरिया में उतना, क्योंकि मास तो उतना ही रहने वाला है, तो उससे डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आगे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना चाहता है कि या फिर वो पकड़ना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि अगर नॉर्मल न्यूट्रल से बात करें तो क्या वो छोड़ना चाहेगा, अपने अंदर से निकालना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। अगर वो निकालने टाइम पे, अगर अभी खाली निकालने की बात अगर करें तो निकालते टाइम अगर वो एनर्जी छोड़ रहा है तो वो वाकई में निकालना चाहता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, है ना, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। पर अगर वो एनर्जी नहीं छोड़ रहा, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाह रहा, वो पकड़ के रखना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि आप बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी छोड़ता है, वो भी ठीक ठाक एनर्जी छोड़ता है, तो मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो कि होना भी चाहिए इसे। और आगे आए तो मैग्नीशियम उससे भी ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है, माइनस में देखिए अच्छी खासी एंथैल्पी इसकी। और आगे बोल रहे हैं कि ये इससे भी ज़्यादा एनर्जी छोड़ेगा, ये उससे भी ज़्यादा छोड़ेगा, ये उससे भी ज़्यादा छोड़ेगा। तो मतलब डाउन द ग्रुप आए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घट जाता है। घटने का मतलब कि अपनी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ा लेता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, उसकी ओवरऑल एनर्जी घट जाती है, मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वो ज़्यादा छोड़ता है। बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं ना, बड़े आराम से छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट में इसमें बोल रखा है कि ऑकरेंस ज़मीन के अंदर कितना पाया जाता है, ये आपका 2 पार्ट पर मिलियन पाया जाता है। बेरिलियम काफ़ी कम पाया जाता है, मैग्नीशियम थोड़ा सा उससे ज़्यादा, कैल्शियम उससे भी थोड़ा ज़्यादा, स्ट्रोंशियम काफ़ी ज़्यादा, बेरियम भी काफ़ी ज़्यादा, और रेडियम बहुत बहुत ही कम। देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डाउन द ग्रुप घट जाती है, यहाँ पे अलग से भी लिख रखा है इन्होंने। और इसके साथ एक और चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना इसको अपने एल्कैली मेटल से, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका साइज़ भी होता है छोटा और उनके मुकाबले थोड़े से ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी, अच्छे तरीके से हाइड्रेट नहीं कर पाएगा बड़े बड़े एटम्स को। और फिर यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी का अगर कंपेयर करें ना अल्कैली मेटल से, तो इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इनका साइज़ होता है छोटा, जब छोटे हैं और स्टेबल ऑलरेडी भी हैं काफ़ी, तो क्या होता है अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाते हैं उनके मुकाबले, अल्कैली मेटल्स के मुकाबले। और हाइड्रेट होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के मामले में जीत जाते हैं, ये ज़्यादा इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है अल्कैली मेटल से। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सिल्वरी वाइट कलर के लस्ट्रस, मतलब कि चमक देने वाले मेटल्स होते हैं। देखा जाए तो होते ये सॉफ्ट ही हैं, पर अगर आप अल्कैली मेटल से मुकाबला करेंगे तो उनके मुकाबले थोड़े से हार्ड आपको देखने को मिलेंगे ये। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उनके मुकाबले इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मुकाबले साइज़ भी छोटे, साइड्स में भी छोटे होते हैं, स्टेबल भी होते हैं उनके मुकाबले ये, क्योंकि इनका जो है ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, एक एस ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बेरिलियम को और मैग्नीशियम को हटा दें तो बाकी सब जो है ना कलर छोड़ते हैं। ये देखिए आपका कैल्शियम कलर छोड़ रहा है, कुछ स्ट्रोंशियम भी कोई कलर छोड़ रहा है, बेरियम भी कोई कलर छोड़ रहा है, पर मैग्नीशियम देखिए आपको नॉर्मल वाइट कलर का ही दिखेगा, और बेरिलियम भी आपको जो है कोई ख़ास कलर छोड़ता हुआ नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल कलर रहेगा उसका वाइट ही। ये इसलिए क्योंकि कहते हैं कि इनका साइज़ ऑलरेडी छोटा होता है मैग्नीशियम का और बेरिलियम का। जब इतना छोटा साइज़ है तो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट होकर इतनी ऊंचाई पे जा ही नहीं पाते कि एक्साइटमेंट के बाद वापस वो नीचे गिरें और अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ें, और छोड़ने के बाद जो अच्छा खासे कलर दिखाएं, आपको कलर नहीं दिखा पाते ये। और जो मैंने अभी आपको बात बोली कि एक्साइटमेंट की इलेक्ट्रॉन्स के और फिर डी एक्साइटमेंट की, ये शायद बात आपको अच्छे से ना समझ में आई हो, तो आप जो है थोड़ा सा अलग से भी रिसर्च कर लिएगा कि असल में हम कोई भी कलर देखते हैं कहीं पे तो किस वजह से देख पा रहे होते हैं। एक तो वजह होती है कि आपका जो है किस चीज़ पे जो है टकराई और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर गई, तो रिफ्लेक्ट कर गई तो कैसे करी, कोई पे ऐसा होता है कि खुद ही जो है अपने अंदर से एमिट कर रही होती है लाइट, तो क्यों कर रही होती है लाइट एमिट अपने अंदर से लाइट। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कोई भी चीज़। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए डाउन द ग्रुप बताइए आप, रिएक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? जाहिर सी बात है बढ़नी है, घटेगी क्यों भाई, साइज़ बढ़ेगा तो आराम से रिएक्ट कर जाएगा ना। और इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हवा और पानी के साथ रिएक्शन को देखेंगे कि रिएक्शन इसकी होती है पानी की और हवा के साथ या नहीं होती।
तो इसका जवाब है हाँ, होती है रिएक्शन। पर अगर आप देखें ना बेरिलियम को और मैग्नीशियम को, तो ये अपने आप डायरेक्ट ऐसे रिएक्ट नहीं करता, ये लगभग इनर्ट होता है। होता क्या है, आप जैसे ही इसको जलाने की कोशिश करते हैं हवा के अंदर या फिर पानी के साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं, रिएक्ट ही नहीं करता। अपने ऊपर जो है एक ये ऑक्साइड के लेयर चिपका कर बैठ जाता है, बोलता है कि अब मैंने ज़रा सा रिएक्शन बस कर लिया, अब मैं आगे रिएक्शन नहीं करूँगा, ऊपर मेरे एक परत चढ़ गई है। तो ऐसा तो नहीं हो पाती इसकी रिएक्शन। इसको रिएक्ट कराना है तो इसको आपको पाउडर फॉर्म में डालना पड़ेगा। एक बार जब इसका पाउडर बन जाता है, बड़ा आराम से रिएक्ट कर जाता है, ये रिएक्ट करता है और अच्छे से रिएक्ट करता है, यहाँ तक कि ये बेरिलियम आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही जो है मैग्नीशियम भी जो है आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और चमक भी देगा अच्छी खासी। और इसके अलावा अगर बाकी सब की बात करें जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की, ये तो आराम से रिएक्ट कर जाते हैं, चाहे हवा हो पानी हो, इसे कोई पाउडर फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं आपको। फिर कह रहे हैं कि क्या हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल आराम से करेगा। सभी एलिमेंट्स जो है ग्रुप 2 के वो आराम से रिएक्ट कर जाएंगे हैलोजेंस के साथ। और जब करेंगे तो देखिए दो दो हैलोजन अपने साथ चिपका के रखे हैं, क्योंकि इनके पास लास्ट वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के पास एक एक दे देंगे। दिख रहा है ना यहाँ पे MX2। अब इसमें एक चीज़ बस इन्होंने अपनी मर्जी से दे दी है, कुछ बताना चाहते हैं ऐसे ही कि पता है आपको कि बेरिलियम फ्लोराइड अगर आपको चाहिए होता है ना, तो एक कंपाउंड होता है, ये लंबा चौड़ा जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, इसको आप डिकम्पोज कर दिए, इसको आप तोड़ देंगे ना, तो आपको बेरिलियम फ्लोराइड मिल जाएगा। पर अगर आपको कभी बेरिलियम क्लोराइड चाहिए तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि कहीं से बेरिलियम ऑक्साइड ले आइए और उसकी रिएक्शन करा दिए क्लोरीन के साथ, तब आपका बन जाएगा बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? बस ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बस ऐसी दे दी थी, बस ऐसे बताने के लिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल जाता है। इसका ज़रूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा, कहीं पे इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा, इसलिए आपको पहले से ही बस थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसे आपको ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हैलाइड्स मिलते हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या रिएक्शन करता है ये हाइड्रोजन के साथ? तो जवाब यहाँ करता है, बिल्कुल करता है, सभी कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम साइज में छोटा होता है, स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी खासी होती है, आराम से रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन के साथ। अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आप कहीं से ले आइए बेरिलियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन करा दिए इस वाले कंपाउंड के साथ, फिर आपका जो है बन जाएगा BeH2, ठीक है। तो ये ऐसे मिलेगा, बाकी सबको आप सेधे किसी भी तरीके से करा दिए रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ, वो आराम से कर लेगा। फिर कह रहे हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? तो जवाब है करेगा, बिल्कुल आराम से करेगा। बच्चा जानता है कि कोई भी मेटल को आप जब डालेंगे किसी एसिड के अंदर तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसके साथ भी बनती है। कोई भी आप एक ले लीजिए, जैसे HCl लीजिए आप, इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे इस मेटल की, बनेगा एक सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट, और निकल गई हाइड्रोजन गैस, हो जाएगा बड़े आराम से। आगे बोल रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका। रिड्यूसिंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, ले भाई ले जा घर अपने, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। बोलने कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, पर इनकी पावर एल्कैली मेटल से कम ही होती है। और एल्कैली मेटल से कम क्यों होती है बताइए ज़रा? बहुत आसान है, क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनका जो है लास्ट वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे पहले वाले की बात करें एल्कैली मेटल, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता, वो बिल्कुल आराम से छोड़ देता था। ये इतनी आराम से नहीं छोड़ता, मतलब उससे कंपेयर करेंगे तो इतनी आराम से नहीं छोड़ता। आगे बोल रहे हैं कि लिक्विड अमोनिया के अंदर डाल देंगे तब क्या होगा मेटल को? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये चीज़ हमने एल्कैली मेटल्स में भी जानी थी। होता क्या है कि लिक्विड अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया है ना, ये लिक्विड जो होगा उसके अंदर आप जो है कोई भी मेटल को डाल दिए, इसके जब आप डालेंगे तो होगा क्या, इसका तो फितरत ही है इस मेटल की कि इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ये छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस मेटल ने, उसको घेर लेगा कि अमोनिया, देखिए यहाँ पे घेर लिया ना, इस मेटल को घेर लिया अमोनिया ने, ये रहा अमोनिया घेर रखा है। साथ ही साथ इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े अपने अंदर से, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को भी ये घेर लेगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन बेचारा आसपास से घेर लिया है अमोनिया ने, ये रहे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन को घेर लिया ना इस अमोनिया ने, इसको बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और यही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है कलर इंपार्ट करता है अपने अंदर से, किस कलर का? डार्क ब्लू कलर का। इसलिए आपको जब अमोनिया के अंदर डालेंगे ना मेटल, तो ब्लू कलर का आपको दिखेगा शेड। फिर लास्ट पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसमें हम यूज़ जानेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट होता है ये वाला इस चैप्टर का, जिसमें हम यूज़ जानते हैं कि भाई अभी तक जो पढ़ा उसका इस्तेमाल है कहाँ पे आखिर। जैसा बेरिलियम का इस्तेमाल होता है अलॉयज़ वगैरह बनाने में, ख़ास तौर से जो स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग बनाने में काम आता है। बेरिलियम और कॉपर के मिक्सचर से बनाया जाता है ये स्प्रिंग। काफ़ी अच्छे स्प्रिंग बनते हैं, इनका भी अपना एक ख़ास तरीके का मतलब इसके दबाव सहने की क्षमता होती है।
इसके अलावा आपने एक्सरे तो कभी कराया होगा। एक्सरे बोलता नहीं है, कहीं चोट वोट लग गई आपको तो डॉक्टर बोलता है कि एक्सरे करा लो। तो एक्सरे मशीन के अंदर एक्सरे जो है ना, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम एक्स रेज बोलते हैं, वो निकलता है एक विंडो से। ये विंडो जो है, ये रही विंडो, ये दिख रहा है आगे का होल, ये है विंडो। और ये जो पूरी ट्यूब है इसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। तो इस एक्सरे ट्यूब की जो विंडो है ना, इस विंडो को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेरिलियम का। फिर नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो है वो अलॉय बना सकता है, वो कई सारी चीज़ों के साथ, जैसे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, और बहुत सारी टिन वगैरह के साथ बन के जो है अलग अलग तरह के अलॉय बनाता है। उसी में से जो है एक अलॉय बनाता है काफ़ी मजबूत तरह का, एल्यूमिनियम के साथ जब ये मिक्स कर दिया जाए ना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो एक हल्का और मजबूत अलॉय बनाता है, जिसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके पार्ट्स बनाने में। ये तो देखिए आपका एयरक्राफ्ट का इंजन, तो ये सब बनाने में काम आ जाता है ये। जबकि इसी मैग्नीशियम का पाउडर भी पाया जाता है, इसके रिबन भी होते हैं। शायद आपने जलाया हो 10th क्लास में, एक प्रैक्टिकल था जिसमें आपको रिबन जला लेती मैग्नीशियम की, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। जलाने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाती है ना किसी भी चीज़ की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, उसका चूरन सा होता था वाइट कलर का। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इनका भी इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पे। जैसे मैग्नीशियम की पाउडर की बात करें तो ये रहा देखिए पाउडर, ये जैसे ही आप जलाएंगे तो फटता है, बहुत तेज़ जलता है ये, बहुत हाई टेम्परेचर के साथ। तो ये देखिए ये जो है बेवकूफ़ है, इसने ले रखा अपने हाथ में सीधे जलाने के लिए सब। और इसको हम छोटे मोटे बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, और सिग्नल देने में काम आता है। जलता है ना तो दूर से दिखता है जलता हुआ। और एक और चीज़ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने कभी सुना है? इस तरीके का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो जब पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो वो बनाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। होता क्या है, इसे पेट में ऐसे पी लेते हैं तो थोड़ा सा जो है एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, एक तरह का एंटासिड होता है ये। बाकी इसका जो कार्बोनेट बना के, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, उसको हम टूथपेस्ट में भी डाल देते हैं। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए कैल्शियम का इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। देखिए मेटल है, पहले से निकालते हैं खनिज पदार्थ उसका, उसको फिर रिफाइन करते हैं अलग अलग तरीके से गर्म वर्म करके, फिर उसके बाद फाइनल आपका प्रोडक्ट निकलता है किसी तरह का मेटल, जैसे एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काम आ जाता है ये। बाकी कैल्शियम का इस्तेमाल एक और जगह पे होता है, बहुत अच्छी जगह पे, वो है हमारी हड्डियाँ। हमारी हड्डियों में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम और बेरियम जो मेटल होते हैं बहुत अच्छे तरीके से हवा के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जब हवा के साथ रिएक्ट कर लेते हैं वो, तो उसको सोख कर अपने पास चिपका लेते हैं हवा के अंदर के जो पदार्थ होते हैं उन सबको। तो वैक्यूम क्रिएट करने में बड़ा काम आता है। जहाँ पे बिल्कुल हाई वैक्यूम चाहिए आपको, वहाँ पे आप बेरियम का और कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने साथ रिएक्ट करके चिपका लेंगे अपने साथ नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उन सबको, और वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वैक्यूम लगा देंगे। तो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं ये सारी, देखिए वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी मशीन्स में इस्तेमाल होता है इनका। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल कर लिया आता है मेटल। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है रेडियम। रेडियम का इस्तेमाल लिया जाता है रेडियोथेरेपी के अंदर। रेडियोथेरेपी क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके ऊपर डालेंगे और उससे आपको ठीक करेंगे, आपके अंदर की बीमारी को ख़त्म करेंगे वो। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए क्या होता है, ऐसी एक थेरेपी चलाते हैं जिसमें वो लेज़र से मारते हैं जगह जगह पे, कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी बोलते हैं रेडियोथेरेपी। और बहुत सारी तरह की रेडियोथेरेपी होती है जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाए, वो सारा हो गया रेडियोथेरेपी। थेरेपी मतलब जिससे इलाज हो आपका। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मशीनें करोड़ों रुपए की ये सब डालती हैं, ऐसे तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर डाले अपना रेडिएशन, जिससे आप ठीक हो जाएँ। ठीक है, यहाँ पर हम समझ चुके हैं यहाँ इसके यूज़।